हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो चैप्टर वाइज पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और आज इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू। सारे एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ईपीएफओ और सीएससी के एग्जाम को ध्यान रखते हुए मैंने सेट किए सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कह रहा है, द इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम। इंडियन पॉलिटी में इनमें से कौन सी चीज़ सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। ऑप्शन ए द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी द पार्लियामेंट, या ऑप्शन डी रिलीजन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सुप्रीम है, ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चन है, आप सब ने इसका आंसर कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कंट्री में, हमारी इंडियन पॉलिटी में संविधान ही सबसे सर्वोच्च है, ये बात हम सबको पता है, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हो, अगर आपने सिर्फ मूवीज़ भी देखी है, कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ मूवीज़ भी देखी है, तो आपको आइडिया लग जाता होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या करता है, संविधान की धाराओं, आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ही अपने जजमेंट्स देता है, ठीक है। तो वो भी अपना रेफरेंस पावर कहाँ से लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ही लेते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। पार्लियामेंट को भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। पार्लियामेंट के पास बात करें तो अमेंडिंग पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन ओवरराइड वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं कर सकते, ठीक है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकता, इसके पास अमेंडिंग पावर ज़रूर है, ठीक है, ये आपको पता है। और बात रही रिलीजन की, तो रिलीजन सुप्रीम नहीं है, क्योंकि हमारा जो नेशन है, कंट्री है, वो सेकुलर नेशन है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, जो संविधान है हमारा भारत का, वो क्या है। क्या वो रिजिड है, क्या वो फ्लेक्सिबल है, या बहुत ज़्यादा रिजिड है, या पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी डेप्थ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो जैसा कि हम सबको पता है, जब बात आई थी कि पावर कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश संविधान के जैसे रखा जाए, या यूएसए के संविधान के जैसे रखा जाए, तो हमारे जो उस टाइम के फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने क्या किया, मिक्स फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो मिक्स फॉर्म में क्या था, ना ही ज़्यादा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब ये रिजिड और फ्लेक्सिबल का कंसेप्ट आता कहाँ से। तो जैसा कि हम सबको पता है, जो ब्रिटेन है वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से है ही नहीं। जो पार्लियामेंट डिसीजन लेती है, फैसले होते हैं उनके, वही क्या है, सुप्रीम हो जाती है। तो वहाँ पे अमेंड करना काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है ब्रिटेन में। और यूएसए में क्या है, ये काफ़ी रिजिड है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इन दोनों का ही ब्लेंड है इस मामले में, ठीक है। तो रिजिड की अगर बात करें, देखो रिजिड मतलब क्या हुआ, वो संविधान या वो पावर, वो जगह जहाँ पे क्या हो, अमेंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो, उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर चाहिए हो, ठीक है। अगर क्या हो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए अगर स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती हो, इसका मतलब ये है कि इंडिया में कि वो क्या है, रिजिड है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए प्रोसीजर काफ़ी ऑर्डिनरी है, काफ़ी सिंपल है, इसका मतलब क्या हुआ, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। और इंडिया में क्या है, ये दोनों ही तो है, दोनों ही है। मैं आपको बता रहा हूँ दोनों कैसे हैं। देखो, अमेंड करने के जनरली तीन अमेंडिंग मेथड है इंडिया में। एक तो है सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। एक तो हो गया ऑर्डिनरी अमेंडमेंट, वो तो हटा ही दो, ठीक है। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करें तो एक तो हो गया सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर एक हो गया मॉडरेट, और एक हो गया एब्सोल्यूट। तो सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जो मेजॉरिटी चाहिए होती है, वो सिंपल चाहिए होती है। देखो, जैसे नाम से जैसे होता है कि सिंपल, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जो मेजॉरिटी चाहिए होती है, वो सिंपल चाहिए होती है। सिंपल मतलब 50%, मोर देन 50% ऑफ सिटिंग प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। अगर पार्लियामेंट में, अगर विधान परिषद में, विधानसभा में क्या हो, जितने भी मेंबर बैठे हो उसके अगर मोर देन 50% ने वोटिंग कर दिया, ठीक है, तो मतलब वो बिल पास हो गया, वो बिल एक्ट बन गया। तो ये हो गया सिंपल मेथड। तो इंडिया में ये भी है। इसके अलावा अच्छा, इसके एग्जांपल क्या हो, इसके एग्जांपल हो गए अगर सिटीजनशिप को लेके करना हो, तो जैसे अभी जो कैब और सीएए का जो मुद्दा था, काफ़ी न्यूज़ में था पिछले साल,
19 और 20 में। तो काफ़ी आसान तरीके से जो हमारी पार्लियामेंट है उसने उस बिल को एक्ट बना दिया, क्योंकि ये क्या था, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हुआ था। इसके अलावा सैलरीज़ की बात हो जाए या फॉर्मेशन ऑफ स्टेट की बात हो जाए, जनरली जिस मुद्दे पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर है वो चीज़ें थोड़ी फ्लेक्सिबल है, ठीक है, तो वो काफ़ी सिंपल मेजोरिटी से हो जाती हैं। इसके अलावा बात करें मॉडरेट लेवल की, तो मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उसमें जो मेजोरिटी चाहिए होती है वो क्या होती है, वो एब्सोल्यूट चाहिए होती है। एब्सोल्यूट प्लस स्पेशल मेजोरिटी, ये दोनों चाहिए होती है। एब्सोल्यूट बोले तो मोर देन 15% प्रेजेंट एंड वोटिंग, एक तो ये हो गया, और स्पेशल मेजोरिटी बोले तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी मेंबर बैठे हैं अगर उसका 2/3 ने क्या कर दिया, वोट कर दिया, तो उसका मतलब हो गया कि यहाँ पे हमें स्पेशल मेजोरिटी मिल गई। तो इंडिया में जितने भी अमेंडमेंट होते हैं जनरली वो मॉडरेट लेवल के होते हैं। अब मॉडरेट लेवल में कौन कौन सी चीज़ें आ गई, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, यहाँ पे डीपीएसपी से रिलेटेड है, तो इन चीज़ों से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं ये मॉडरेट लेवल में आते हैं, और जनरली 90% जो मुद्दे होते हैं अमेंडमेंट के वो मॉडरेट लेवल के ही होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, एक तो आसान तरीका था फ्लेक्सिबल सिंपल मेजॉरिटी, अब यहाँ पे एक थोड़ा आ गया टफ, अब एक आता है इससे भी ज़्यादा टफ, इससे भी ज़्यादा टफ। उसमें क्या होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एक तरीके से आप कह सकते हो। उसमें क्या होता है, मेजॉरिटी हमें एब्सोल्यूट भी चाहिए, मेजॉरिटी हमें 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग भी चाहिए, और मेजॉरिटी हमें सिंपल भी चाहिए। कहाँ पे, स्टेट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई टॉपिक या कोई मुद्दा फेडरल नेचर से हो कंट्री के, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जीएसटी का जो मुद्दा था, तो उस मुद्दे में हमें क्या चाहिए, रिजिड। अब ये जो मुद्दा हो गया वो रिजिड हो गया, अब यहाँ पे हमें मेजॉरिटी भी रिजिड चाहिए। क्या क्या चाहिए हमें, एब्सोल्यूट भी चाहिए, मतलब मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, ये हमें भी चाहिए, वोटिंग भी चाहिए। इसके अलावा 2/3 प्रेजेंट वोटिंग, ये भी हमें चाहिए। और जितने भी स्टेट है जहाँ भी विधानसभाएं हैं उन सारे स्टेट में ये बिल भेजा जाएगा, और मोर देन क्या होगा, हाफ ऑफ स्टेट ने अगर रेटिफाई कर दिया, अगर पास कर दिया है, तो इसका मतलब ये बिल अब पास हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कितना ज़्यादा टफ है, ये कितना ज़्यादा रिजिड है ये प्रोसीजर। तो यहाँ पे सिंपल भी है और रिजिड भी है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है हमारा, पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल है। तो सिंपल सा दिखने वाला ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा डीप था समझने के लिए, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अभी ये न्यूज़ में भी है, अगर मैं जिस टाइम मैं आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो 7 जुलाई को, तो ये आज के टाइम में, क्योंकि रिसेंटली मैंने शायद न्यूज़ सुनी है कि जो अभी न्यू कैबिनेट बनी है उसमें मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन या कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है एक, आप देख लेना। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ऑप्शन ए जी ऑस्टिन, ऑप्शन सी केसी वेयर, ऑप्शन सी सर जॉन जेनिंग, ऑप्शन डी बासु। इसका राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन इसका राइट आंसर है, जी ऑस्टिन। अब पहली बात कि फेडरलिज्म समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो फेडरलिज्म जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन ही नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन ही नहीं है, ठीक है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जाए तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में होता क्या है कि जो नेशनल लेवल है, देखो फेडरलिज्म और कॉपरेशन मतलब क्या हुआ, मिलजुल के काम करने वाला। फेडरलिज्म मतलब क्या, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात आ गई यहाँ पे। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहता है कि नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक साथ, कॉपरेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कलेक्टिवली वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए। इसी को कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब इसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एक और नाम से जाना जाता है, वो है मार्बल केक फेडरलिज्म। मार्बल केक फेडरलिज्म, ये वर्ड भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जी ऑस्टिन क्या थे, ये एक हिस्टोरियन थे, काफ़ी इन्होंने काम किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और उनके काम को देखते हुए इन्हें 2011 में पद्म श्री भी दिया गया था, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो नीचे 3 पर्सनैलिटी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी से भी क्वेश्चन आए हैं ईपीएफओ एग्ज़ाम में। जो केसी वेयर है, जनरली ये तीनों के तीनों क्या है, ज्यूरिस्ट है, लॉयर है, आप आसान भाषा में ऐसे याद रख सकते हो, चारों के चारों जनरली ज्यूरिस्ट है, लॉयर है। केसी वेयर की अगर बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कंटेम्प्रेरी फेडरल थ्योरी, ठीक है।
इन्हें फादर ऑफ कंटेम्प्रेरी फेडरलिज्म भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, फेडरलिज्म को डिफाइन किया था। केसी वेयर वो पर्सन है जिन्होंने फेडरलिज्म को डिफाइन किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में। इसके अलावा सर एवियर जेनिंग जो है, इन्होंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि यहाँ पे फेडरलिज्म भी है और यूनिटेरिज्म भी है। मतलब जो सेंटर स्टेट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी है, आप आसान भाषा में ऐसे कह सकते हो, और सेंटर के पास ज़्यादा पावर भी है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे है, यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और फ्लेक्सिबिलिटी भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और रिजिडिटी भी है। तो इस हिसाब से इन दोनों चीज़ों को देखते हुए सर एवियर जेनिंग ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी यूनिक है। ठीक है। इसके अलावा आप एक और स्टेटमेंट है जो उनकी काफ़ी फेमस है। यही वो पर्सन है जिन्होंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लॉयर पैराडाइस है। यहाँ पे लॉयर ही लॉयर है और लॉयर ने ही लिखी है सारी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो ये क्रिटिसिज्म भी था। ठीक है, इस चैप्टर में ये क्रिटिसिज्म भी था कि लॉयर ने ही लिखी है, लॉ की लैंग्वेज है, आम इंसान इसको नहीं समझ सकता है जनरली। तो ये जो क्रिटिसिज्म था ये इन्होंने ही किया था। और डी डी बासु की बात करें तो ये भी क्या एक ज्यूरिस्ट है, लॉयर है, और इनकी एक बुक भी है, काफ़ी फेमस बुक है, कमेंट्री ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पे कमेंट किया था उन्होंने एक अपनी बुक के थ्रू। तो ये चारों पर्सनैलिटी के चारों मैंने कुछ कुछ आपको हिंट दे दिए, काम बता दिए, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। शेड्यूल दिए हुए हैं और शेड्यूल में क्या गिवन है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या वो करेक्ट मैच है या नहीं। शेड्यूल 1 कहता है एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा, क्या ये बात सही है? ऑप्शन 2.2 कह रहा है थर्ड शेड्यूल जो है उसमें ओथ के बारे में लिखा हुआ, और थर्ड पॉइंट कह रहा है सिक्स शेड्यूल जो है उसमें प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम ईटीसी, और फोर्थ पॉइंट कह रहा है जो 10th शेड्यूल है उसमें एंटी डिफेक्शन की बात की गई है। तो क्या ये बात सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ओनली 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी ओनली 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी ओनली 1, 2 एंड 4, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से भी जाओ तो अगर आपको पहला ऑप्शन अगर पता हो, अगर आपको सिर्फ पहला ऑप्शन अगर पता हो शेड्यूल 1 क्या कहता है, तो शेड्यूल 1 में स्टेट नेम ऑफ स्टेट, यूटी और टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात की गई इंडिया में। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला जो ऑप्शन है अगर वो गलत हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन सी कट गया, और अगर ये 1 नहीं होगा तो ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं होगा। उसका राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास ओनली 2, 3 एंड 4। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको शेड्यूल याद भी नहीं है तो आप एलिमिनेशन मेथड से जा सकते हो और इसका आंसर निकाल सकते हो। शेड्यूल अगर देखें तो पहला शेड्यूल बात करता है नेम ऑफ अ स्टेट, यूटी और टेरिटोरियल एक्सटेंट की। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल बात करता है प्रोविजन रिलेटिंग टू एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस। किन के? प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, स्पीकर के, कैग के, सुप्रीम कोर्ट की जजेस की। ठीक है, तो ये सैलरी की बात करता है, एमोलमेंट्स की बात करता है। और शेड्यूल 3 बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन की, ये बात बिल्कुल सही है। शेड्यूल 4 जो बात करता है वो बात करता है अलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा। तो ये जो ऑप्शन था यहाँ पे पहला वो 4th शेड्यूल था। ठीक है, ऑप्शन शेड्यूल 5 बात करता है प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा इसके लिए प्रोविजंस की बात करता है शेड्यूल 5। और शेड्यूल 6 बात करता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये 4 सीट है, आपको 4 सीट के नाम याद रखने हैं। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा ट्राइबल एरिया का, उनके लिए प्रोविजंस की बात करता है शेड्यूल 6। शेड्यूल 7 बात करता है डिवीज़न ऑफ पावर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट की। और शेड्यूल 8 बात करता है लैंग्वेजेस की। ठीक है, और शेड्यूल 9 बात करता है जुडिशियल रिव्यू की। शेड्यूल मतलब स्टार्टिंग में क्या था कि जो कुछ ऐसे एक्ट वगैरह 9 शेड्यूल में डाले जाते थे जिनको जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती थी, बाद में अलग अलग जजमेंट के अकॉर्डिंग 9 शेड्यूल में भी क्या हो गया, जुडिशियल रिव्यू होने लगा। शेड्यूल 10 बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ की। ठीक है, और शेड्यूल 11 बात करता है पंचायत, और शेड्यूल 12 बात करता है म्यूनसिपालिटी की। तो ऐसे आपको शॉर्ट में याद रख लेना है सारे शेड्यूल। ये जो पहले के 4-5 चैप्टर है
और प्लस फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, इतने तक ही ज़्यादातर अगर मैं बताऊं तो ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। तो इतने चैप्टर तो आपको करके ही जाना है एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के इनमें से कौन से फीचर्स हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी है और रियल एग्जीक्यूटिव भी है, क्या ये बात सही है। ऑप्शन 2 जो है सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या यहाँ पे सोवरेन है, ये बात पूछ रहा है। ऑप्शन पॉइंट 3 जो है वो है इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। ऑप्शन पॉइंट 4 जो है वो है मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन लेजिस्लेटिव। तो सारे पॉइंट आपको डिटेल में सोचने हैं, इसका आंसर बताना है। क्या ऑप्शन 1 ओनली 1 and 2 and 3, ऑप्शन बी ओनली 2, 3 and 4, ऑप्शन सी ओनली 1 and 4 या ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर आपको सोचना है। तो ऑप्शन 1 की अगर बात करें प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप देखो तो राष्ट्रपति जो है हमारे कंट्री में, प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ही है, वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू नहीं आते हैं, ठीक। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो रियल एग्जीक्यूटिव है वो सब, ठीक है, वो इलेक्शन के थ्रू बनते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव, ये बात बिल्कुल सही है। सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की बात रही तो इंडिया में पार्लियामेंट की सोवरेनिटी नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन में है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा सब सोवरन है। पॉइंट 3 की बात करें तो इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, तो ये बात गलत है। आपको पता होगा ये तो क्रक्स ऑफ पॉलिटी है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के, ना कि इंडिविजुअल। तो अगर इंडिविजुअल यहाँ से हट गया तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गया, ये गया, वो ए गया, बी हो ख़त्म हो गया, और अगर ये दोनों गए तो ऑल ऑफ दी अबव भी ख़त्म हो गया। तो इसका राइट आंसर बन जाता है ओनली 1 and 4। 1 and 4 क्या है हमारा राइट आंसर है। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन लेजिस्लेचर, तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना भाई, कि जो मिनिस्टर है वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा राइट आंसर ओनली 1 and 4। अब देखो यहाँ पे बात हुई है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट करता क्या है। पार्लियामेंट में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो एग्जीक्यूटिव भी होता है और एक लेजिस्लेचर भी होता है, लेजिस्लेटिव भी होते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म का काम ही यही है, कोऑर्डिनेशन बनाना लेजिस्लेटिव में और एग्जीक्यूटिव में, यही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और अगर फीचर्स की बात करें तो और अगर फीचर देख लें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है। और जो मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है उसमें फिर बाद में क्या होता है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो ये भी एक फीचर है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होता है। और डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा भी होता है, लोकसभा गया, मंत्रिमंडल गया, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये इनमें से कौन से फीचर हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, क्या ये बात सही। पॉइंट 2 जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। पॉइंट 3 3 टायर गवर्नमेंट। पॉइंट 4 रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। और पॉइंट 5 सिंगल सिटीजनशिप। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया ये। तो ये सारे ही ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। सारे ही ऑप्शन क्या है, सही है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेशन कोर्ट या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें अगर केस हारते हो तो क्या करते हो, जो हाई कोर्ट जाते हो। हाई कोर्ट में केस हारो तो कहाँ जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो। तो ये इंटीग्रेटेड है तभी आप जा पा रहे हो, वरना यूएसए की तरह क्या होगा, अगर आप किसी एक स्टेट में हो, वहाँ किसी कोर्ट में अगर केस हार जाते हो तो आप वहाँ पे दूसरे कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ, इंडिपेंडेंस के साथ ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी भी दे दिया गया। मतलब जो पर्सन 18 से ऊपर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कास्ट, रिलीजन, रेस कुछ नहीं, जो 18 से ऊपर है उन्हें वोटिंग का राइट है। तो ये है इंडिया में।
3 टायर गवर्नमेंट भी है इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपालिटी और पंचायत की बात हो रही है यहाँ पे, तो 3 टायर गवर्नमेंट भी है। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने 2 क्वेश्चन में डिस्कस किया अभी, तो ये भी है। और सिंगल सिटीजनशिप, यूएसए की तरह 2 सिटीजनशिप नहीं होता है कि आप न्यूयॉर्क का भी पासपोर्ट रखो और अमेरिका का भी रखो, तो ऐसा इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, यहाँ पे सिंगल पासपोर्ट होता है, ठीक। तो चारों ये पांचों के पांचों पॉइंट क्या है, सही है, तो इसका राइट आंसर बन जाता है हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल वाज मेड बाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे ये, ईपीएफओ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है कि डेमोक्रेसी क्या है, ऑफ द पीपल है, बाय द पीपल है और फॉर द पीपल है, ये स्टेटमेंट गिवन में से किन की स्टेटमेंट है? सारी पर्सनैलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी थियोडोर रूजवेल्ट, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन। ये फेमस जो कोटेशन है ये अब्राहम लिंकन की है। ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किया है। एनसीईआरटी में भी ये डेफिनेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट अच्छा, अब्राहम लिंकन से रिलेटेड एक और ख़ास बात है, मैं इनके प्रोफेशन ये कौन थे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन अब्राहम लिंकन वो पर्सन है जिन्होंने अबॉलिश की है स्लेवरी को। अब स्लेवरी कैसे कनेक्ट होता है आपके ईपीएफओ सिलेबस से मैंने बहुत बार बताया है, आईएलओ के कन्वेंशन से कैसे कनेक्ट होता है स्लेवरी, ठीक है। तो ये जो पर्सनैलिटी है आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गिवन में से किन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश किया है, तो वो पर्सन भी है अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट जो पर्सन है वो है जॉर्ज वाशिंगटन। अब जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रह चुके हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। रोजवेल्ट जो है ये भी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रह चुके हैं। और विंस्टन चर्चिल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया जब अपने इंडिपेंडेंस के पीक पे था तो उस टाइम ये कौन थे? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। 1940 से 45 तक इंडिया में बहुत सारे इवेंट हुए। फॉर एग्जांपल क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स, अगस्त ऑफर, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ। तो सारे के सारे फेमस इवेंट्स पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? विंस्टन चर्चिल ही थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट गुड पीपल कम टू पावर। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि अच्छे लोग पावर में आए? पॉइंट 2, कॉन्स्टिट्यूशन इज लोकस ऑफ पीपल्स होप एंड एस्पिरेशन। क्या संविधान लोकस है लोगों की आशा और उम्मीदों का? या पॉइंट 3, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इट्स सिटीजन ओनली अ पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल आइडेंटिटी। क्या ये बात सही है? जिसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पॉइंट ए कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 2 ओनली, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सारे के सारे करेक्ट है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है ये आपके सामने। तो इसका राइट आंसर अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अगर पहला पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट गुड पीपल कम टू पावर, तो अभी जो रीसेंट डाटा है हमारे पास कि 43% ऑफ एमपी, सिर्फ एमपी की बात हो रही है, हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये काफ़ी न्यूज़ में चलता है आजकल, ठीक है। मेंस में क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकता है। तो अभी जो हमारे पास जो रिसेंट डाटा है कि 43%, लगभग हाफ, ठीक है, 43% जो एमपी है उन पे क्रिमिनल केसेस है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता तो ये होता ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाता है। यहाँ से 2 ऑप्शन आप काट सकते हो, पहला पॉइंट कट जाएगा और ऑल ऑफ दी अबव कट जाएगा। इसके बाद कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लोकस ऑफ पीपल्स होप एंड एस्पिरेशन। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। आप प्रियम्बल पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तो आपको समझ आएगा कि प्रियम्बल पीपल की होप और एस्पिरेशन की बात ही कर रहा है, इक्वलिटी की बात कर रहा है, फ्रेटर्निटी की बात कर रहा है, जस्टिस की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें पीपल के लिए यही चीज़ें चाहिए पीपल को, लोगों को। तो ये क्या है? पीपल की होप और एस्पिरेशन है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से दोनों की चांसेस है सही होने के। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन गिव इट्स सिटीजन ओनली अ पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल आइडेंटिटी। क्या ये बात सही है?
तो अगर आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट जो है वो पीपल को क्या देता है, पॉलिटिकल पावर देता है, ठीक है। और डीपीएसपी क्या देता है, ये सोशल और इकोनॉमिकल राइट देता है पीपल को, ठीक है। और अगर आप ऐसे नहीं प्रीएम्बल में भी देखिए तो प्रीएम्बल में तीनों चीज़ें मेंशन है। कौन सी राइट देने की बात की है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल, तीनों राइट देने की बात की है, प्रीएम्बल में भी ये बात मेंशन है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी 2 ओनली, ठीक है। तो ये प्रीएम्बल से क्वेश्चन था, एक तरीके से आप कह सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डील विद एमोलमेंट्स ऑफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो सेकंड शेड्यूल बात करता है इमोलमेंट्स की, अलाउंसेस की, सैलरी की, ठीक है। तो ये किन की, इनमें से किस पर्सन की या किस पोजीशन की बात नहीं करता है। ऑप्शन ए है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑप्शन बी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी है हाई कोर्ट जजेस। ऑप्शन डी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनमें से कौन से पर्सन के बारे में शेड्यूल 2 बात नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकेंड शेड्यूल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करता है, गवर्नर की बात करता है, स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात करता है, फिर स्पीकर और चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की भी बात करता है, ठीक है। हाई कोर्ट जज की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट जज की बात करता है और कैग की भी बात करता है, लेकिन कहीं से भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। सेकेंड शेड्यूल में इनके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्टमिंस्टर मॉडल। अब ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट तो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया ही है। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपको इसका आंसर करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट वेस्टमिंस्टर मॉडल मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे सही है या कह रहा है। तो ऑप्शन 1 है द हेड ऑफ अ स्टेट इज ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव हेड। हेड ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव हेड है। क्या ये बात सही है। पॉइंट 2 कह रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द हेड ऑफ द स्टेट। क्या ये बात सही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन डिस्कशन, हमने किया साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर से। सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, आपको सारे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है एक बार। तो ये था आज का हमारा वीडियो, होप कि आपको पसंद आए हो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की PDF आप ले सकते हो टेलीग्राम चैनल पे री अकेडमी से। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।